तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड होता क्या है। तो जैसा कि इसके नाम में पाथ आ रहा है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है नेटवर्क का, तो वो स्टार्ट से लेकर के एंड तक जाने के लिए वो बहुत सारे पाथ फॉलो कर सकता है। जैसे कि अभी हमने पुराना एग्जांपल लिया था, उसमें बहुत सारे एक्टिविटी ऑन नोड थे, तो 7 एक्टिविटीज थी मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है। तो वो आप कोई सा भी पाथ लेकर के स्टार्ट से एंड तक जा सकते हैं। तो देयर कुड बी वेरियस पाथ्स टू रीच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। और जो उस पाथ का जो समय है वो उन इंडिविजुअल एक्टिविटी को सम करके आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे लंबा पाथ होता है स्टार्ट से लेकर के एंड तक जाने के बीच में, उसे हम जो है क्रिटिकल पाथ बोलते हैं। और उस पाथ के पे जितना भी आपको समय लगता है, वो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मैक्सिमम टाइम लगेगा, या उस मैक्सिमम नहीं बल्कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में उतना ही टाइम लगेगा। अगर कोई एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ पे है और अगर वो एक्टिविटी डिलेड हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। और अगर वो क्रिटिकल पाथ पर नहीं है और अगर वो एक्टिविटी डिले हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिले नहीं होगा। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल है आपके सामने, ये आपकी बुक से ही लिया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और एक्टिविटी को जो है वैसे तो ABCD से डिनोट किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी जो एक्टिविटी ऑन एरो है उनके जो नोड्स हैं, नोड्स के थ्रू भी आप उसको एक्टिविटी ऑन एरो जो होता है उसकी स्टार्टिंग और एंड के बीच में आप नोड्स बना सकते हैं, उनको नंबरिंग दे सकते हैं ताकि आप उसको आसानी से दर्शा सकें या बता सकें। तो यहाँ पर बहुत सारे पाथ हैं, जैसे कि पाथ 1 2 5 7 8 के थ्रू भी जाया जा सकता है स्टार्ट और एंड के बीच में, या फिर 1 2 5 6 7 8 के थ्रू भी जाया जा सकता है, या फिर 1 4 6 7 8 के थ्रू भी जाया जा सकता है। तो इस तरीके से 4 पाथ बनते हैं जिस तरीके से आप स्टार्ट वाला जो आपका नोड है, नोड नंबर 1, उससे आप नोड नंबर 8 तक जा सकते हैं। और आप अगर इन सारे पाथ का अगर आप सम करेंगे तो आप पाएंगे कि एक का सम 14 है, दूसरे का 15 है, 15 है और 17 है। जिसका सम 17 है वो लॉन्गेस्ट पाथ, और वो लॉन्गेस्ट पाथ है इस वजह से वो क्रिटिकल पाथ है। यानी कि 1 3 4 6 7 8, तो 1 3 के बीच में एक्टिविटी नंबर B है और 3 4 के बीच में एक डमी एक्टिविटी है D1। तो डमी एक्टिविटी का तो कोई समय नहीं होगा, समय उसका 0 ही होगा। और फिर 4 और 6 के बीच में एक्टिविटी है E, इसका समय है 7। और 6 और 7 के बीच में एक्टिविटी है आपकी F और इसका समय है 3। और 7 से 8 के बीच में H है, उसका समय है 2। तो बेसिकली आपका क्रिटिकल पाथ होगा एक्टिविटी B, E, F और H। तो अगर कोई भी एक्टिविटी B, E, F, H में से अगर डिलेड हो जाती है तो आपका प्रोजेक्ट डेफिनेटली डिलेड हो जाएगा। और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा? इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 17 टाइम यूनिट्स लगेंगी, जो कि यहां पर इन्होंने वीक्स बताई हैं। तो 17 वीक्स लगेगा आपको इसे कंप्लीट करने के अंदर। लेकिन अगर मान लेते हैं अगर आपकी एक्टिविटी नंबर D, जो कि क्रिटिकल पाथ पे नहीं है, ये अगर जल्दी हो जाती है या ये अगर डिलेड हो जाती है तो आपके प्रोजेक्ट पर खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम जब भी क्रिटिकल पाथ मेथड से जब हम इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम उन एक्टिविटीज पर ज्यादा फोकस करते हैं जो क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं। इससे मैनेजमेंट को पता चल जाता है कि कौन सी एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं और उन पर जो है हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये यहां पर तो हमने फटाफट हमने जो है 4 पाथ थे तो 4 पाथ हमने ड्रॉ कर लिए और पता कर लिए। लेकिन मान लेते हैं यहां पर ये केवल ये 7-8 एक्टिविटीज ना होकर के अगर 100 एक्टिविटीज होती या 200 एक्टिविटीज होती, मान लेते हैं हमें एक पावर प्लांट बनाना है, तो पावर प्लांट बनाने में कितनी एक्टिविटीज होती हैं? मेरे ख्याल से कुछ हजार एक्टिविटीज होती होंगी, नहीं तो भी 15,000, 20,000, 25,000 एक्टिविटीज होती होंगी। अब 25,000 एक्टिविटीज के तो अगर मैं पाथ बनाने बैठूंगा तो बहुत सारे पाथ बन जाएंगे, और उसमें से क्रिटिकल पाथ कौन सा उसको फाइंड आउट करते करते तो मैं शायद मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या किया जाए? क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए, या कंप्यूटर का इस्तेमाल करने से पहले भी कोई तरीका है? तो पहले तो कंप्यूटर होते नहीं थे, तो कंप्यूटर का वैसे तो पैकेजेस आते हैं, प्राइम वीरा आता है और भी काफी सारे पैकेजेस आते हैं जिसके थ्रू जो है आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के चीजों को कंप्यूटर पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्रिटिकल पाथ मेथड को कैलकुलेट करने का एक तरीका भी है, और वो तरीका है हम लोग उसके लिए अर्ली स्टार्ट लेट स्टार्ट जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक्टिविटीज को के लिए अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश कैलकुलेट करेंगे। तो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश होता क्या है? अच्छा, अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश के अलावा लेट स्टार्ट और लेट फिनिश भी होता है। तो ये कुछ एक तरीके से 4 अलग अलग न्यूमेरिकल्स हो गए, 4 अलग अलग टर्म्स हो गए, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है।
तो जरा ध्यान रखिएगा आप, एक अर्ली स्टार्ट होता है, एक अर्ली फिनिश होता है, एक लेट स्टार्ट होता है, एक लेट फिनिश होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि दो लोग हैं, एक बहुत आलसी है, मान लेते हैं एक हिंदुस्तानी है और एक जापानी है। जापानी को हमेशा जल्दी लगी रहती है, हर चीज को जल्दी जल्दी करता है। हिंदुस्तानी की आदत है कि मैं हर चीज को डिले करके करूं। तो उनको एक काम दिया जाता है, तो मान लेते हैं दो एक्टिविटीज हैं, उनको दो एक्टिविटीज करनी है। तो जापानी सोचेगा यार इसको फटाफट कंप्लीट करूं, मैं सबसे पहले चालू करूं और सबसे पहले खत्म करूं। तो वो उसे अर्ली स्टार्ट करने की कोशिश करेगा, तो टाइम 0 पे उसे स्टार्ट कर देगा। जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी वाली एक्टिविटी को भी उसी टाइम, जब वो पहली वाली एक्टिविटी खत्म हो गई थी उसी टाइम वो चालू कर देगा। लेकिन जो इंडियन है वो देखेगा कि यार थोड़ा डिले करके काम किया जाए, तो हमारी जो डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन देखेगा और डेडलाइन देख करके डेडलाइन से रिवर्स कैलकुलेशन करेगा। रिवर्स कैलकुलेशन करके देखेगा यार कितना लेट में स्टार्ट कर सकता हूं, तो वो रिवर्स कैलकुलेशन करेगा। तो यहां पर जो है अर्ली स्टार्ट मतलब आप समझ लीजिए कि जापानी आदमी अर्ली अर्ली करना चाहता है, और जब हम लेट की बात करेंगे, लेट स्टार्ट और लेट फिनिश की, तो वो हिंदुस्तानी आदमी डिले डिले करना चाहता है। तो अर्ली स्टार्ट की कैलकुलेशन हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से होगी, जबकि लेट स्टार्ट और लेट फिनिश की कैलकुलेशन जो है वो एंड पॉइंट से होगी, क्योंकि आपको लेट स्टार्ट करना है तो आपको डेडलाइन से बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब आप फॉरवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं तो फॉरवर्ड कैलकुलेशन हमेशा अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश की होगी। तो ये किस तरीके से होती है जरा हम देखते हैं। तो जिन एक्टिविटीज के पहले कोई प्रीडिसेसिंग एक्टिविटी नहीं है, यानी उससे पहले कोई एक्टिविटी नहीं है, उनको तो हम टाइम 0 पर स्टार्ट कर देंगे। अर्ली स्टार्ट की बात कर रहा हूं। तो एक जापानी आदमी है, तो जिसके पीछे तो कोई एक्टिविटी नहीं है उसे तो हम हाथों हाथ ही चालू कर देंगे। तो यहां पर एक्टिविटी नंबर ए है, बी है, सी है, इनके पहले कोई एक्टिविटी नहीं है। तो अगर किसी जापानी को बोला जाएगा तो तीनों को टाइम 0 पर स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही एक्टिविटी नंबर सी जैसे कि मान लेते हैं कंप्लीट होगी, तो एक्टिविटी नंबर डी को चालू कर देगा। और जैसे ही एक्टिविटी नंबर ए कंप्लीट होगी वो ई को चालू कर देगा। जैसे ही बी कंप्लीट होगी वो ई को चालू कर देगा। लेकिन ई को चालू करने के लिए ए और बी में दोनों कंप्लीट होना जरूरी है। तो जैसे ही, मतलब इन दोनों में से जो लेट खत्म कौन सी हो रही है, बी खत्म हो रही है ना, क्योंकि ए को खत्म होने में तो 3 दिन लगेगा, 3 वीक लगेगा, और बी को कंप्लीट होने में 5 वीक लगेगा। तो जैसे ही 5वां वीक खत्म होगा वो ई को चालू कर देगा। हम इसको जो है एक बार जरा टेबल के थ्रू देखते हैं। टेबल के थ्रू देखना थोड़ा आसान रहेगा। तो जैसे कि यहां पर जो एक्टिविटी नंबर ए, बी और सी है, हमने इसको टाइम 0 0 0 पे स्टार्ट कर दिया, और अर्ली फिनिश हमने किया। एक्टिविटी ए जो है वो 3 टाइम यूनिट की थी, तो 0 से 3 तक वो चली। बी जो थी वो 5 यूनिट की थी, तो 0 से 5 वो चली। सी जो थी वो 7 यूनिट की थी, टाइम यूनिट की थी, तो 7 वीक उसको बोला। तो ए का अर्ली स्टार्ट हुआ 0, ए का अर्ली फिनिश हुआ 3, बी का अर्ली फिनिश हुआ 5, सी का अर्ली फिनिश हुआ 7। अब आते हैं हम डी पर। तो डी को चालू करने के लिए आप देखेंगे डायग्राम के अंदर, तो डी को चालू करने के लिए सी का खत्म हो जाना जरूरी है। और सी कब खत्म हो रहा है, वो 7 पे खत्म हो रहा है, 7वें वीक पे खत्म हो रहा है। तो डी कब चालू होगा, वो 7वें वीक में ही चालू हो जाएगा। और डी कब खत्म होगा, डी को खत्म होने के लिए 3 वीक लगेंगे, तो 7 में 3 जोड़ दीजिए तो 10 पे खत्म होगा। अब हम आते हैं ई पर। तो ई को चालू होने के लिए ए और बी का कंप्लीट होना जरूरी है। तो ए तो कंप्लीट हो जाएगा 3 वीक में, लेकिन बी कंप्लीट नहीं होगा 5वें वीक तक। तो ई जो है अर्लीस्ट, अगर हम इसको स्टार्ट करना चाहें तो 5वें वीक से पहले नहीं कर सकते। तो ई अर्ली स्टार्ट होगा 5, और 5 में अगर मैं 7 जोड़ देता हूं जो ई का समय है, तो बन जाता है 12। तो इस तरीके से आप अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपकी बुक के अंदर यहां पर कुछ उन्होंने दे रखे हैं कि किस तरीके से अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को कैलकुलेट किया जाता है। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि यहां पर कि ऑल एक्टिविटीज विच डू नॉट हैव एनी प्रीडिसेसिंग एक्टिविटी कैन स्टार्ट एट टाइम 0। तो वो तो हमने किया, ए और बी और सी, ए बी सी को हमने जो है वो टाइम 0 पर स्टार्ट कर दिया। और अर्ली स्टार्ट टाइम फॉर एन एक्टिविटी कैन बी कंप्यूटेड ओनली इफ द अर्ली फिनिश टाइम फॉर ऑल द प्रीडिसेसिंग एक्टिविटी आर कंपाउंडेड। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम अगर कैलकुलेट करना है, तो उससे पहले वाली प्रीडिसेसिंग जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनका अर्ली फिनिश टाइम कैलकुलेट हो जाना चाहिए। तो यहां पर जैसे कि एक्टिविटी नंबर ई है, ई से पहले ए और बी का होना जरूरी है।
ठीक है ना। तो इन दोनों का समय आपको कैलकुलेट कर लेना होगा अर्ली फिनिश का, उसके बाद ही आप ई को कैलकुलेट कर पाएंगे। और ई का अर्ली स्टार्ट क्या होगा? ई का अर्ली स्टार्ट ये होगा कि जो प्रीडिसेसिंग एक्टिविटीज हैं उनमें से जो मैक्सिमम टाइम जो है अर्ली फिनिश का, उसे आप लेंगे। तो ये एक बहुत सिंपल है, इसको मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखा हुआ है, ई एस ब्रैकेट में जे इक्वल टू लार्जेस्ट फिनिश टाइम अमंग ऑल इट्स प्रीडिसेसिंग एक्टिविटी इक्वल टू मैक्सिमम, फिर एक ब्रैकेट ई अर्ली फिनिश ऑफ आई ऑल ओवर प्रीडिसेसिंग एक्टिविटी आई। कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको हिंदी में प्यार से समझाया। तो इस तरीके से आप अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश को जो है आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आता है लेट स्टार्ट और लेट फिनिश को कैलकुलेट करना। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब लेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उसके लिए बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। हमारे पास डेडलाइन ऑलरेडी है, हम उस डेडलाइन से बैकवर्ड कैलकुलेशन करके देखेंगे भैया हम कितना लेट चालू कर सकते हैं किसी भी एक्टिविटी को। तो अगर किसी एक्टिविटी को मेरे को करने में 2 दिन लगता है लेकिन मेरे पास 5 दिन बाद उसको देना है, तो मैं उसके लिए 3 दिन आराम भी कर सकता हूं, 3 दिन बाद भी चालू कर लूंगा तो भी कर लूंगा। तो मैंने कैसे किया? मैंने जो मेरी डेडलाइन थी 5 दिन की, उसमें से मैंने 2 को माइनस कर दिया। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं और हम लोग जो है इसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करेंगे। अब की बार जो कैलकुलेशन होगी वो पिछली बार जो हमने अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश की कैलकुलेशन करी थी तो हमने नोड नंबर 1 से करी थी। नोड नंबर 1 से ए, सी और बी ओरिजिनेट हो रहे थे जो कि पहली एक्टिविटीज थी, वहां से हमने स्टार्टिंग करी थी। अब की बार मैं नोड नंबर 8 से कैलकुलेट करूंगा और जब नोड नंबर 8 से कैलकुलेट करूंगा तो पहली एक्टिविटी पढ़ूंगा, एक्टिविटी एच, और वहां से मैं जो है लेट स्टार्ट लेट फिनिश की कैलकुलेशन करना चालू करूंगा। तो ये जो दे रखा है आपकी बुक के अंदर कि किस तरीके से लेट स्टार्ट लेट फिनिश कैलकुलेट करते हैं, उस पर अगर हम बाद में ही आए तो अच्छा है, पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं किस तरीके से की जाती है। तो एक्टिविटी 8 जो है वो आपकी फिनिश हो रही है 17th वीक में। इस प्रोजेक्ट का पूरा टाइम जो लगने वाला है वो 17th वीक लगने वाला है। तो वही आपका टाइम है, तो वहां से बैकवर्ड कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट फिनिश भी जो है वो 17th पे ही होगा, क्योंकि वो तो प्रोजेक्ट का टाइम है, उससे तो हमें नहीं तोड़ना है ना, डेडलाइन तो नहीं तोड़ सकते ना। तो अर्ली स्टार्ट और अर्ली फिनिश तो एक ही होगा, यानी कि 17 ही होगा। तो लेट फिनिश मैंने 17 लिख दिया। अब 17 के अंदर एक्टिविटी का टाइम जो है एच एक्टिविटी का टाइम जो कि 2 वीक है, मैं 17 में से 2 को माइनस कर देता हूं तो मेरा लेट स्टार्ट निकल जाएगा जो कि है 15। अब 15 निकल जाएगा। अब मैं आता हूं उससे पिछले वाली एक्टिविटी पर। तो अब मैं आता हूं एक्टिविटी नंबर जी पर। तो एक्टिविटी नंबर जी कब खत्म होनी चाहिए? तो एक्टिविटी नंबर जी खत्म होनी चाहिए आपकी 15th वीक में, क्योंकि 15th वीक में आपको एच चालू कर देना है। तो आपकी एक्टिविटी नंबर जी और एफ 15 पे कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो आप जी और एफ के आगे 15-15 लिख दीजिए, क्योंकि ये खत्म होने का समय तो आपको मालूम चल गया ना। अब इस 15-15 में से आप जो है उस एक्टिविटी का ड्यूरेशन माइनस कर दीजिए। एफ के लिए आप जो है 15 में से 3 माइनस कर देंगे तो आपका 12 निकल जाएगा। जी के लिए 15 में से 2 को माइनस कर देंगे तो आपका 13 निकल जाएगा। अब जैसे कि मैं अगला कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ई को कब खत्म होना चाहिए? ई को तब खत्म होना चाहिए जब एक्टिविटी एफ का लेट स्टार्ट। एक्टिविटी एफ का लेट स्टार्ट कब होगा? 12 पर, क्योंकि 12वें वीक में एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेट, अगर लेट भी आप स्टार्ट करते हैं तो 12वें वीक में उसे स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो ई के आगे मैं लिख दूंगा 12। इसी तरीके से आप देखिए डी। तो डी के आगे मैं क्या लिखूंगा? डी के आगे जो है 2 एक्टिविटी स्टार्ट होने वाली है, एक तो जी स्टार्ट होने वाली है और एक एफ स्टार्ट होने वाली है। अब अगर हम डी का केस देखें तो डी के बाद में हमें एक्टिविटी जी और एफ चालू करनी है। तो एक्टिविटी जी जो है वो 13वें वीक में चालू होने वाली है और एक्टिविटी एफ जो है वो 12वें वीक में ही चालू हो जाने वाली है। तो हमें डी को किसी भी तरीके से, उसकी जो डेडलाइन है वो 12 है। और इसी तरीके से अगर हम ई को देखें तो ई के बाद जो है एफ चालू होने वाला है और एफ जो है वो स्टार्ट होगा 12वें वीक में, तो इसकी डेडलाइन भी 12वें वीक है। तो हम लोग जो डी और ई के आगे लेट फिनिश जो है वो हम 12-12 लिख देंगे और एक्टिविटी के टाइम को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है लेट स्टार्ट आ जाएगा। अब हम जाते हैं एक्टिविटी नंबर सी पर। तो एक्टिविटी नंबर सी के बाद एक्टिविटी नंबर डी चालू होने वाली है और एक्टिविटी डी जो है अगर हम लेट स्टार्ट करते हैं तो वो 9th वीक में स्टार्ट होगी।
तो हम लेट फिनिश जो है सी के आगे 9 लिख देंगे और उसमें से एक्टिविटी का टाइम माइनस कर देंगे तो हमारा सी का निकल जाएगा। इसी तरीके से हमने जो है आगे कैलकुलेशन करी भी हैं और बी के बाद जो है ई है और ई का जो लेट फिनिश जो है वो 5 हो जाएगा क्योंकि ई जो है इसके बाद चालू होने वाली है और वो 5th वीक में चालू होगी। तो इस तरीके से जो आप है अर्ली स्टार्ट, लेट स्टार्ट, अर्ली फिनिश और लेट फिनिश कैलकुलेट कर लेंगे। इस टेबल की एक बहुत बढ़िया खूबी है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं, क्रिटिकल एक्टिविटीज का अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट दोनों ही एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। तो जैसे कि हम ध्यान दें तो एक्टिविटी नंबर बी के अंदर अर्ली स्टार्ट 0 है और लेट स्टार्ट भी 0 है। और अगर एक्टिविटी ई को देखें तो उसका अर्ली स्टार्ट भी 5 है और लेट स्टार्ट भी 5 है। इसी तरीके से अगर हम एफ को देखें तो अर्ली स्टार्ट 12 है, लेट स्टार्ट भी 12 है। और इसी तरीके से एच को देखें तो इसका अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट सेम है। और इसी तरीके से अर्ली फिनिश और लेट फिनिश भी सेम है इन एक्टिविटीज का। और ये एक्टिविटीज जो हैं वो क्रिटिकल पाथ के ऊपर हैं। तो जो क्रिटिकल पाथ के ऊपर एक्टिविटीज होती हैं उनका अर्ली स्टार्ट इज इक्वल टू लेट स्टार्ट एंड अर्ली फिनिश इज इक्वल टू लेट फिनिश। तो इन केसेस में जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें 10,000, 12,000, 15,000 एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर अगर हम लोग क्रिटिकल पाथ को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम हैं इस एल्गो को यूज करते हुए अर्ली स्टार्ट, अर्ली फिनिश, लेट स्टार्ट, लेट फिनिश जो है हम कैलकुलेट करते हैं। और उसको कैलकुलेट करने के बाद जिन एक्टिविटीज के बीच में कोई स्लैग नहीं होता है, स्लैग नहीं होता है मतलब उन एक्टिविटीज को स्टार्ट, अर्ली स्टार्ट और लेट स्टार्ट के बीच में कोई समय नहीं होता है, मतलब एक को खत्म करने के बाद तुरंत दूसरी को चालू कर देना होता है, कोई स्लैग नहीं होता है। उन एक्टिविटीज को हम जो है क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलेंगे और उनको ज्वाइन करते हुए जो पाथ बनेगा उसे हम क्रिटिकल पाथ बोलेंगे। तो यहां तक जब हमने बात कर ली है तो हम जरा स्लैग की भी बात कर लें कि व्हाट इज स्लैग। तो स्लैग का मैंने जिक्र भी हाथों हाथ कर ही दिया था कि जो एक्टिविटीज के खत्म होने के बाद एक्टिविटीज को फटाफट दूसरी एक्टिविटी को चालू करना है, वहां पे आराम करने का आपको समय नहीं मिलेगा, यानी कि वहां पे कोई ढिलाई नहीं होगी, स्लैग नहीं होगा। तो उनका स्लैग जो है वो 0 होगा और इन्हें हम जो है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज बोलेंगे। लेकिन कोई एक्टिविटीज ऐसी भी होंगी जिनकी एक एक्टिविटी के खत्म होने के बाद दूसरी एक्टिविटी को चालू करने के लिए आप बीच में आराम कर सकते हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज के बीच में स्लैग होगा और ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। आइदर आप अर्ली लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस कर लीजिए या फिर लेट फिनिश में से अर्ली फिनिश को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहां पर जो है हमने कैलकुलेट करके, स्लैग कैलकुलेट करके दिखा रखा है। यहां पर जैसे कि एक्टिविटी ए का स्लैग आया है 2 वीक, हमने लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस किया है तो हमारा 2 आ गया। बी के अंदर हमने किया तो 0 आया, सी में किया तो 2 आया, डी में किया तो 2 आया, जी में करा तो 3 आया। तो इससे मुझे मालूम चलता है एक्टिविटी ए, सी, डी और जी, इन एक्टिविटीज के बीच में स्लैग है। अगर एक्टिविटी ए को अगर मैं 2 वीक से डिले भी कर दूं तो मेरा प्रोजेक्ट डिले नहीं होने वाला है। और एक्टिविटी नंबर जी जो है अगर वो 3 वीक से भी डिले हो जाएगी तो भी प्रोजेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसके अंदर हम लोग जो है थोड़ा मूवमेंट कर सकते हैं एक्टिविटी का, हम लोग अपने हिसाब से जो है शेड्यूलिंग कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसे हम बोलते हैं फ्री स्लैग। तो व्हाट इज अ फ्री स्लैग? फ्री स्लैग का मतलब यह है कि ये वो स्लैग है जिसको अगर हम थोड़ा सा यूज कर लें तो भी जो अगली एक्टिविटी होने वाली है वो डिलेड नहीं होती। जैसे मान लेते हैं 2 एक्टिविटी एक के बाद एक होने वाली है लेकिन एक्टिविटी ए के अंदर 2 वीक का स्लैग है। अब मैं एक्टिविटी ए का अगर 2 वीक का स्लैग यूज कर लेता हूं तो एक्टिविटी बी के अंदर भी स्लैग है, वो थोड़ी सी डिले हो जाएगी। तो उसका अर्ली स्टार्ट अगर टाइम हिल रहा है तो वो फ्री फ्लोट नहीं है। फ्री फ्लोट वही है जिसके अंदर जो है आप उसको थोड़ा सा डिले भी कर सकते हैं लेकिन अगली एक्टिविटी जो है वो डिले नहीं होगी। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम हमने लेट स्टार्ट में से अर्ली स्टार्ट को माइनस करके हमने स्लैग निकाला था। फ्री स्लैग निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो अर्ली स्टार्ट है सक्सेसर का, जो उसके बाद जो आने वाला है, जो उसके बाद जो एक्टिविटी आने वाली है उसे सक्सेसर बोलेंगे। कई बार लोग जो है ना सक्सेसर प्रीडिसेसर में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते करते कि वो गलतियां करने लग जाते हैं। तो अर्ली स्टार्ट जो है, अर्ली एक्टिविटी का जो अर्ली स्टार्ट है उसमें से जो एक्टिविटी का अर्ली फिनिश है उसको जो हम माइनस करते हैं तो जो टाइम निकलता है उसे हम फ्री स्लैग बोलते हैं।
तो यहाँ पर जो है फ्री स्लैक कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ा आसान है, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि हम लोग एक्टिविटी जी पर आए, तो एक्टिविटी जी के अंदर जो 15 है, 15 अर्ली स्टार्ट है अगली एक्टिविटी का। जी के बाद कौन सी एक्टिविटी है? जी के बाद एच एक्टिविटी है। तो एच एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट क्या है? 15 है। मैं एच एक्टिविटी का 15 ले रहा हूं और उसमें से जी एक्टिविटी का जो अर्ली फिनिश है, जो कि 12 है, उसे माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो फ्री स्लैग कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्री स्लैग आप देखिए कि जो स्लैग है, स्लैग तो 1 2 3 4 एक्टिविटीज में निकला, लेकिन फ्री स्लैग जो केवल 2 ही एक्टिविटीज में निकला है। यानी ये 2 एक्टिविटी के पास इतना स्लैग है, ऐसा स्लैग है जिस स्लैग को अगर आप यूज भी कर लो तो बाकी एक्टिविटीज का अर्ली स्टार्ट नहीं छिड़ता। मान लीजिए कि कोई छुट्टी देनी है, आराम देना है, कुछ करना है, हमें किसी एक एक्टिविटी को थोड़ा सा आगे खिसकाना है, तो कौन सी वाली को खिसकाएं? अगर मैं एक्टिविटी नंबर डी को अगर मैं 2 वीक से खिसका देता हूं, तो डी के बाद जो एक्टिविटी है उस पर असर पड़ेगा, उसका भी अर्ली स्टार्ट जो है वो डिले हो जाएगा। तो डी को छेड़ना ठीक नहीं है, हमें छेड़ना पड़ेगा उन एक्टिविटीज को जिसका फ्री स्लैग जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो फ्री स्लैग वाली जो एक्टिविटीज है, अगर उसको मैं थोड़ा सा आगे खिसका दूं तो उससे अगली एक्टिविटी का जो स्टार्टिंग टाइम है वो चेंज नहीं होगा। और अगर आपके पास फ्री स्लैग खत्म हो जाए तो देन ऑफ कोर्स यू विल यूज स्लैग फॉर शिफ्टिंग योर एक्टिविटीज। तो ये एक्टिविटी को शिफ्ट करने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? क्यों हम ये स्लैग्स कैलकुलेट कर रहे हैं? क्यों ये टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं? तो ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट जो होता है बहुत लंबा प्रोजेक्ट होता है। इस प्रोजेक्ट के अंदर काफी सारी दिक्कतें आती हैं जो कि अभी ऑन पेपर आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसे कि मान लेते हैं आप घर बनाने जा रहे हैं, घर बनाते बनाते किसी बहुत सारी एक्टिविटी हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, आपके पास रिसोर्सेस जो हैं वो लिमिटेड होते हैं। जैसे मैन पावर आपके पास लिमिटेड होती है, मशीनरी जो होती है आपके पास लिमिटेड होती है, आपके पास मनी जो होता है वो लिमिटेड होता है। आपको उसको 4 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आपको घर बनाना है, लेकिन जो मनी का इनफ्लो है वो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास ऑलरेडी इन हैंड है, वो धीरे धीरे करके आएगा और आप धीरे धीरे करके खर्च करने वाले हैं। मान लेते हैं आप बहुत बड़े बिल्डर हैं, अभी आपने तो नींव खोदी है, नींव खोदने के बाद आपने बुकिंग डाल दी, अब लोग खरीद रहे हैं फ्लैट्स, जैसे जैसे वो खरीदते जाएंगे अपना एडवांस पेमेंट देते जाएंगे, आप पहला फ्लोर कंस्ट्रक्ट करोगे, फिर उनका पेमेंट आएगा, आप दूसरा फ्लोर कंस्ट्रक्ट करोगे। तो जिस तरीके से मनी की सप्लाई, मनी इज ऑल्सो रिसोर्स, उसी तरीके से आपके पास मशीनरी इज ऑल्सो रिसोर्स। आपके पास हो सकता है एक ही जेसीबी मशीन हो, आपको खुदाई करनी है, अब एक जेसीबी मशीन से कितनी खुदाई हो सकती है? आपको 2 एक्टिविटी, उन दोनों एक्टिविटी में जेसीबी मशीन चाहिए, लेकिन मशीन है एक। तो आपको किसी तरीके से किसी एक एक्टिविटी को आपको थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा, उसको आप पैरेलल रन नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी वाली एक्टिविटी को आप डिले करना पसंद करेंगे? जो क्रिटिकल पाथ पे है उसे डिले करना पसंद करेंगे, या जो एक्टिविटी जिसके पास स्लैग है उसे डिले करना पसंद करेंगे? तो जो एक्टिविटी जिसके पास स्लैग है, अगर आप उसे डिले करेंगे तो आपके प्रोजेक्ट के टाइम पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब कईयों का क्वेश्चन हुआ कि प्रोजेक्ट के टाइम पर इंपैक्ट पड़ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता? नहीं, फर्क पड़ता है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि फ्लाईओवर है, एक पावर प्लांट है, पावर प्लांट 12 साल में बनकर तैयार होता है, 10 साल में बनकर के तैयार होता है। एक फ्लाईओवर जो है कई सिटीज में तो 3-3 साल में बनकर के तैयार होता है। तो 3 साल पहले जिस ठेकेदार ने, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बिड डाली थी, उस टाइम सीमेंट का भाव कुछ और था, उस टाइम लोहे का भाव कुछ और था, उस टाइम लेबर चार्जेस कुछ और थे। 3 साल बाद उसने जो एस्टिमेट, ऑफ कोर्स वैसे तो उसने एस्टिमेट करके ही डाला होगा, इन्फ्लेशन वगैरह, इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ, लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो बदल जाती हैं समय के साथ साथ। तो जैसे जैसे समय गुजरता जाता है उन सब चीजों की कॉस्ट बदलती चली जाती है। और कॉस्ट भी कई तरीके की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ओवरहेड्स होते हैं। तो वो जो कॉस्ट है, जितना डिले होता जाता है प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। तो हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को जितना जल्दी कंप्लीट कर लें उतना अच्छा है, और हम किसी भी हालत में जो है प्रोजेक्ट को डिले नहीं करना चाहते हैं। और प्रोजेक्ट को अगर आपको डिले नहीं होने देना है, तो अगर आपको अपने रिसोर्स एलोकेशंस करने हैं या कुछ और करना है, तो आपको स्लैग्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। और स्लैग के अंदर भी 2 तरीके के स्लैग हैं, एक फ्री स्लैग है और एक नॉर्मल स्लैग है। तो फ्री स्लैग को सबसे पहले यूज कीजिए, क्योंकि फ्री स्लैग ज्यादा सेफ है, क्योंकि फ्री स्लैग को यूज करने के बाद उसके आगे वाली एक्टिविटी का टाइमिंग चेंज नहीं होता, वो रीशेड्यूल नहीं होती है। और अगर फ्री स्लैग आपके पास अवेलेबल नहीं है या ऑप्शन नहीं है, तो ऑफकोर्स आप स्लैग ही यूज करेंगे। और अगर आपके पास स्लैग भी नहीं है, फ्री स्लैग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर तो प्रोजेक्ट जो है वो थोड़ा सा डिले होगा।